लेकिन शेख साहब को फिर भी ये क्रेडिट जाता है। उस वक्त जमात इस्लामी के पास एक ट्रस्ट था, फलाहम ट्रस्ट। उसने मशवरा दिया उस वक्त जमात इस्लामी को कि आपके जो स्कूल चल रहे हैं आप इनको रजिस्टर करो अंडर फलाहम ट्रस्ट के तहत, और ये स्कूल चलते रहेंगे। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ तब से लेकर आज तक कभी भी स्कूल बंद नहीं हुए। जिस शख्स ने सारी उम्र ज़िंदगी में लड़ा है लोगों के हुकूक के लिए और यहाँ से महाराजा को भगाया, जब उन्होंने एक अवामी तहरीक शुरू की, वो आदमी कैसे किसी जमात पर खुद पाबंदी लगा सकता है कि यहाँ कुछ पॉलिटिकल लीडर्स हैं जिनकी पार्टीज़ को और उनको लोगों ने अक्टूबर के इलेक्शन में रद्द किया। अब लोगों में जिंदा रहने के लिए रोज़ वो कुछ न कुछ बातें उठा रहे हैं। दूसरा जो इन पर बैन लगाई गई वो उस वक्त लगाई गई जब मुफ्ती मोहम्मद सईद मरकज़ में होम मिनिस्टर थे। ये 1990 की बात। जहाँ तक वावेला है यूएपी को ख़त्म करें तो ठीक है, ख़त्म होना चाहिए, ड्रैक्यूनियल लॉ है। 70 के तहत हमें ये इख्तियार थे कि हम दिल्ली के पार्लियामेंट का कोई भी कानून अपने ऊपर लागू कर सकते हैं या रिजेक्ट कर सकते हैं, या अगर लागू भी करें विद अमेंडमेंट करें। लेकिन उस वक्त मुफ्ती साहब ने जब ये कानून दिल्ली में बन गया, पार्लियामेंट में बन गया, इप्सो फैक्टो जो उधर से लगा वही कानून उससे यहाँ पर ला गया। उसको उस वक्त जो बीजेपी में है, मेरे साथ एमएलए रहा है, 2-3 बार रहा है मेरे साथ एमएलए असेंबली में। मैंने उससे एक दिन कहा कि आपने क्यों इनको ये मतलब लगाम खा के और उनको गिराया, सपोर्ट विड्रा किया। उसने कहा हमें थोड़ी हुकूमत करनी थी, हम सिस्टम में गुजरना जाना चाहते, हम देखना चाहते थे कि उधर क्या है। अब जब हमें सारा मालूम हो गया उधर क्या है, तो इसी वजह से हमें कोई ज़रूरत ही नहीं इनकी थी, महबूबा जी की या कोई और किसी साहब की हमें कोई ज़रूरत ही नहीं उनकी थी। लिहाजा हमने लगाम खींच ली, हमें सपोर्ट विड्रा किया। हमें सारा पता है अब रियासत जम्मू कश्मीर में किसने किस तरह घुसना है, और यही वो लोग हैं। और देखिए मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ कुछ पॉलिटिकल लीडर्स हैं जिनकी पार्टीज़ को और उनको लोगों ने अक्टूबर के इलेक्शन में रद्द किया। अब लोगों में जिंदा रहने के लिए रोज़ वो कुछ न कुछ बातें उठा रहे हैं, और ये अब इनका एक रोज़मर्रा का मशगला रहा है। लोग भी उनको अब लाइटली लेते हैं कि क्योंकि किसी बात में जब कोई वजन हो, कोई बात आवाम के सामने नहीं आए तो अलग सी बात है, लेकिन जब रिपीट करना रोज़मर्रा की बुनियाद पर इंटरव्यू देना, बाइट्स देना, तो मेरे ख्याल में ये वो लोग अपने आप को ही हल्का कर देते हैं लोगों की नज़रों में। लोगों ने उनको रिजेक्ट किया है, उनको वेट करना चाहिए। लोगों के मसाइल जो हैं रियली अगर उनको दर्द ही है लोगों के बारे में, तो लोगों के मसाइल भी उसी तरह से उठाए। जहाँ तक जमात इस्लामी के फैट स्कूल्स का ताल्लुक है, फलाहम ट्रस्ट का, देखिए इन लोगों ने टारगेट किया है नेशनल कॉन्फ्रेंस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को। मैंने खुद भी सुना कि उन्होंने कहा कि ये फैट को पहले शेख साहब ने बैन किया। कि जब इमरजेंसी सारे कंट्री में लगी इंदिरा गांधी के टाइम में, उस वक्त प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फखरुद्दीन अली अहमद थे। इन 1975 की बात है, 25 जुलाई की बात है, 25 जुलाई 1975 की बात है। उस वक्त मुल्क में इमरजेंसी नाफिज हुई, और उस वक्त सारे सिविल लिबर्टीज जो थे आदमी के, लोगों के, और जो पॉलिटिकल राइटर्स जो थे उन सबों को कर्व किया गया, ख़त्म किया गया। तो वो कुदरत तो रियासत जम्मू कश्मीर में भी वो लागू हो गया उस वक्त। लेकिन शेख साहब का उसमें कोई लेना देना नहीं था। शेख साहब ने 25 फरवरी 1976 को हुकूमत ले ली। उस वक्त कांग्रेस के अपनी सरकार जो वो चला रहे थे, उसमें सारे एमएलए जो थे कांग्रेस के, 75 में 61 कांग्रेस के एमएलए थे, उनका अपना कोई एमएलए नहीं था। वो कांग्रेस की सरदार, बेसिकली कांग्रेस के एमएलए के ही बुनियाद पर उन्होंने उस वक्त हुकूमत संभाली। तो ये उस वक्त की बात है। जिस शख्स ने सारी उम्र जिंदगी में लड़ा है लोगों के हुकूक के लिए और यहाँ से महाराजा को भगाया, जब उन्होंने एक अवामी तहरीक शुरू की, वो आदमी कैसे किसी जमात पर खुद पाबंदी लगा सकता है।
तो लिहाजा ये जो इनका कहना यह है कि शेख साहब ने किया 75 में, ये टोटली फॉल्स एंड बेसलेस, इसमें कोई बात नहीं है। लेकिन शेख साहब को फिर भी ये क्रेडिट जाता है। उस वक्त जमात इस्लामी के पास एक ट्रस्ट था, फलाहम ट्रस्ट। उसने मशवरा दिया उस वक्त जमात इस्लामी को कि आपके जो स्कूल चल रहे हैं आप इनको रजिस्टर करो अंडर फलाहम ट्रस्ट के तहत, और ये स्कूल चलते रहेंगे। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, तब से लेकर आज तक कभी भी स्कूल बंद नहीं हुए, कोई कदगन इन पर नहीं लगा। हाजिर मामूर जैसे वो पहले चलते थे वैसे ही चलते थे। दूसरा जो इन पर मतलब बैन लगाई गई, वो उस वक्त लगाई गई जब मुफ्ती मोहम्मद सईद मरकज में होम मिनिस्टर थे। ये 1990 की बात है, जब मिलिटेंसी यहाँ पर उरूज पर पहुंच गई। उस वक्त जमात इस्लामिया का जो आर्मड विंग एक था मरकजी हुकूमत के हिसाब से, वो उनका था हिज़्बुल मुजाहिदीन। उस वक्त इन्होंने ये कानून उस पर लागू किया जमात, क्योंकि इनकी ये सेशनिज्म चाहते हैं, मुल्क को अलग करना चाहते हैं, रियासत जम्मू कश्मीर को अलग करना चाहते हैं सारे कंट्री से। तो लिहाजा उस वक्त मुफ्ती साहब के टाइम में जब होम मिनिस्टर थे ये कानून पास हुआ। तो उसमें सिर्फ जमात इस्लामिया नहीं, उसमें उस वक्त कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सिस्ट, लेफ्टिस्ट वगैरह जितने भी थे, तो जमात और भी बहुत सारे लोग उस वक्त थे, पार्टियां थी जिन पर उस वक्त ये कदम लगाए, ये 90 में। तो ये दूसरी बात थी। तीसरी बात, जब इनको फिर से मतलब बैन लगाया गया जमात इस्लामी को, वो था 2019 में, जब यहाँ पर एक हुकूमत को ख़त्म किया गया, गवर्नर रूल आया, हमारा जो हमारे पास जो हुकूक थे वो ख़त्म थे, 370 ख़त्म होगा, 35A ख़त्म होगा, और बहुत सारे कानून जो यहाँ पर थे लोगों की भलाई और बहबूदी के लिए, वो सारे ख़त्म किए गए। तो उस वक़्त 5 साल के लिए लगा ये बैन 2024 तक। लेकिन उसके बावजूद भी ये स्कूल चलते थे, स्कूल कभी बंद नहीं हो गए। अब आजकल ये जो ये गवर्नमेंट ने एक आर्डर निकाला अभी हाल में, तो ये बच्चों की बहबूदी और भलाई के लिए था, इसमें कोई बैन नहीं लगाया। अलबत्ता ये अनऑर्गेनाइज्ड तरीके से चलते थे, तो न बच्चों का न उनमें जो टीचर्स पढ़ाते हैं उनके मुतल्लिक कोई मतलब कोई कानून नहीं था। तो हमारी सरकार ने इसमें एक अभी जो हाल में उन्होंने एक गवर्नमेंट आर्डर निकाला, ये वो टीचर्स एज वेल एज जो 50,000 बच्चे इन स्कूल में पढ़े, ये उनकी भला और बहबूदी के लिए है। और गवर्नमेंट ने कोई टेक ओवर नहीं किया इन स्कूलों को, जैसे कि कुछ पॉलिटिकल लीडर सुबह शाम कहते रहते हैं। बेसिकली उन्होंने कहा कि जो इनके मुल्क के जो प्रिंसिपल्स हैं वो इन स्कूलों पर नजर रखेंगे, जब तक कि ये 3 महीने या 4 महीने में अपनी मैनेजमेंट कमेटी बनाएंगे, फिर ये दोबारा वो अपने तरीके से देखेंगे। सरकार का इसमें फिर कोई रोल नहीं रहेगा। और हाँ, और इसमें ये भी मैं बताऊंगा, और इसमें जो ऑनरेबल एजुकेशन एंड हेल्थ मिनिस्टर, उन्होंने ये बिल्कुल क्लियर किया कि हमारा इसमें नहीं है। वो बल्कि उन्होंने ये भी कहा कि इसमें गवर्नमेंट के तरफ से जो आर्डर निकला है उसमें मतलब मिनिस्ट्री का कोई हाथ नहीं है, एजुकेशन मिनिस्टर का कोई हाथ नहीं है। और इसके लिए मैं यही कहूँगा ऑनरेबल मिनिस्टर साहब से, जिन अफसरों ने गलत आर्डर निकाला है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि उन्होंने जो लोगों के दिलों में ये जो कन्फ्यूजन किया है, इस कन्फ्यूजन को एक बार दूर करें। तो ये इस सिलसिले में है। यूएपी के बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए जी, इस वक्त महबूबा जी धरना करती है, ठीक है, ये उनका एक राइट है, हक है, जमहूरियत में उनका ये हक है, हम तो उसमें कुछ कह नहीं सकते हैं। लेकिन ये कहते हैं कि बाहर जो मतलब लड़के हैं वगैरह जेल में, उनको वापस लाना चाहिए। ये चीफ मिनिस्टर साहब ने भी प्राइम मिनिस्टर के साहब के साथ और मुल्क के होम मिनिस्टर के साथ ये बात पहले भी उठाई है
कि इनको वापस लाना चाहिए, और जिनके खिलाफ कोई खास केसेस नहीं है ये ख़त्म होनी चाहिए। लेकिन अब होम मिनिस्ट्री तो हमारे अंडर नहीं है, हमारे चीफ मिनिस्टर के हाथ में नहीं है, ये तो एलजी के पास है ये पावर्स, या होम मिनिस्ट्री के पास है। जहाँ तक वावेला है यूएपी को ख़त्म की करें तो ठीक है, ख़त्म होना चाहिए। एक ड्रैक्यूनियन लॉ है, इसमें इस कानून के तहत न कहीं सिविल राइट्स रहते हैं तो न कहीं ह्यूमन राइट्स रहते हैं। इस कानून में जेल इज अ लॉ, नॉट बेल, जेल नहीं है। और ये इतना ड्रैक्यूनियन लॉ है कि हद ही नहीं है। इस पे यही है कि जो सेशनिज्म की बात करते हैं, मुल्क से अलहदगी की बात करते हैं, उन पर ये कानून लगाया जाए। लेकिन देखना यह है कि ये यूएपीए लाया किसने यहाँ पर रियासत जम्मू कश्मीर में। देखिए, उससे पहले पोटा का कानून था और टाडा का कानून था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये दोनों कानून ख़त्म किए, टाडा भी और पोटा कानून भी ख़त्म किए सारे कंट्री में, क्योंकि जितने भी ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट थे, इवन यूनाइटेड नेशंस के जो लोग थे, अफसरान थे, ऑफिशल्स थे, उन्होंने भी कहा ये बड़ा ड्रैक्यूनियन लॉ है। तो इसके तहत ये लोगों को उठाते हैं, किसी भी प्रॉपर्टी को सील करते हैं, गाड़ियों को सील कर, मकानों को सील करते हैं, और इसमें कोर्ट का कोई दखल नहीं है, कोर्टों को कोई इख्तियार नहीं है। मसला अगर पुलिस कहीं जाती है तो उसको परमिशन लेना होता डीजी पुलिस से। अगर कहीं एनआईए छापा मारते हैं तो उनको परमिशन लेना पड़ता है, अपने एनआईए के जो उनके चीफ हैं उनसे ये परमिशन लेना होता है। और इस कानून के तहत कोई बेल नहीं। लेकिन ये कानून किसने लाया रियासत जम्मू कश्मीर में? ये कानून 2004 में रियासत जम्मू कश्मीर में लगा। और 2004 में किन की हुकूमत थी? 2002 से 2008 तक किन की हुकूमत थी? ये मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब की हुकूमत थी। जब दिल्ली में ये कानून पास हो गया, सारे कंट्री में लागू हो गया, उस वक्त ये मतलब 370 था। इस 370 के तहत हमें ये इख्तियार थे कि हम दिल्ली के पार्लियामेंट का कोई भी कानून अपने ऊपर लागू कर सकते हैं या रिजेक्ट कर सकते हैं, या अगर लागू भी करें विद अमेंडमेंट करें। लेकिन उस वक्त मुफ्ती साहब ने जब ये कानून दिल्ली में बन गया, पार्लियामेंट में बन गया, इप्सो फैक्टो जो उधर से लगा वही कानून उसे यहाँ पर लागा। अब ये वायवला करना और शोर मचाना, तो मैं समझता हूँ तो ये कोई सोचना चाहिए इस पर, पहले नजर अपने ऊपर देखें। जो ये अब उंगली उठाते हैं किसी ऊपर पर, ये सोचना चाहिए कि एक उंगली किसी पर उठाने से 4 उंगलियां आपके अपनी तरफ होती है। और ये सारी जो तबाही और बर्बादी का हम ये मंजर देख रहे हैं, ये तो इन्हीं लीडरों का है, मतलब जिन्होंने ये किया है, जिन्होंने 370 को ख़त्म करवाया, 35A को ख़त्म करवाया। जब उन्होंने हाथ मिलाया बीजेपी के साथ और हुकूमत यहाँ पर 2-4 साल की, फिर बीजेपी ने उनको पीछे से वो लगाम खींची और ये गिर गए, हुकूमत ही गिर गए। मैंने एक दोस्त को उस वक्त जो बीजेपी में है, मेरे साथ एमएलए रहा है, 2-3 बार रहा है मेरे साथ एमएलए असेंबली में, मैंने उससे एक दिन कहा कि आपने क्यों इनको ये मतलब लगाम खींचे और उनको गिराया, सपोर्ट विड्रा किया? उसने कहा हमें थोड़ी हुकूमत करनी थी, हम सिस्टम में जाना चाहते, हम देखना चाहते थे कि उधर क्या है। अब जब हमें सारा मालूम हो गया उधर क्या है, तो इसी वजह से हमें कोई ज़रूरत ही नहीं इनकी थी, महबूबा जी की या कोई और किसी साहब की हमें कोई ज़रूरत ही नहीं उनकी थी। लिहाजा हमने लगाम खींच ली, हमें सपोर्ट विड्रा किया, हमें सारा पता है अब रियासत जम्मू कश्मीर में किसने किस तरह घुसना है, और यही वो लोग हैं। और आज यही लोग अगर वावेला करें और उंगली उठाएंगे उमर साहब पर, या उंगली उठाएंगे शेर कश्मीर शेख महमूद अब्दुल्ला पर, तो ये ठीक नहीं लगता, अच्छा नहीं लगता है।